नमस्कार। हर्ष का विषय है कि मैं डॉक्टर संदीप द्विवेदी, प्रवक्ता मौलिक सिद्धांत विभाग, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लखनऊ, राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर आयुष संवाद कार्यक्रम में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं आभार सहित अभिनंदन करना चाहूँगा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी का, हमारे प्रमुख सचिव प्रशांत त्रिवेदी जी का, हमारे मिशन के निदेशक डॉक्टर राजकमल यादव जी का, हमारे निदेशक डॉक्टर एस.एन. सिंह जी का, निदेशक पाठ्यक्रम मूल्यांकन डॉक्टर सुरेश चंद जी का और हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रकाश चंद्र सक्सेना जी का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया इस मंच पर आपके समक्ष बोलने का। स्वस्थ नागरिक, सबल नागरिक किसी देश के गौरव होते हैं। हर देश की सरकार का ये दायित्व है कि अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं सबल बनाए रखने के लिए हर उपाय करे और इन्हीं उपायों में से एक है कुपोषण की समस्या से मुक्ति दिलाना। कुपोषण के दूर करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो कि गर्भवती, धात्री, बच्चे और किशोरियों के लिए चल रहे हैं। इस वर्ष का राष्ट्रीय पोषण माह का कार्यक्रम 2 उद्देश्यों को लेकर चल रहा है, जिसमें है अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित करना और दूसरा किचन गार्डन को बढ़ावा देना। आज मैं आपको आयुर्वेद के आहार संबंधी कुछ सिद्धांतों को बताना चाहूँगा जो कुपोषण को दूर करने के लिए प्रभावी हो सकते हैं और हमको सभी लोगों को दैनिक अपने आहार में इसको शामिल करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में होने वाली समस्त क्रियाओं के लिए वात, पित्त, कफ ये दोष जिम्मेदार होते हैं। इनकी साम्यावस्था हमारे शरीर में हमको स्वस्थ बनाए रखती है और इनकी विषमता से हमारे शरीर में व्याधियां होती हैं। इन दोषों को सहारा देने का काम 3 उपस्तंभ करते हैं और ये उपस्तंभ हैं आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये 3 ही उत्तरदायी हैं सुपोषण के साथ साथ वात, पित्त, कफ का नियमन करके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। इसमें पहला है आहार, गुड एंड हेल्दी डाइटरी हैबिट्स। दूसरा है निद्रा, गुड एंड एप्रोप्रिएट स्लीपिंग हैबिट्स। तीसरा है ब्रह्मचर्य, गुड एंड स्टेडी लाइफ स्टाइल। आज मैं अपनी चर्चा केवल आहार तक ही सीमित रखूंगा। प्राणा प्राणभृताम अन्नम लोको अभिधावति। जीवधारियों का प्राण आहार है और इस आहार को अगर हम पूरा संसार उस आहार की तरफ दौड़ता है, अगर हम उस आहार को अच्छी तरह से लेंगे तो 4 चीजों की वृद्धि इसमें होती है: बल, वर्ण, ओज और आयु। बल से तात्पर्य हमारे शारीरिक और मानसिक बल से है। वर्ण का तात्पर्य हमारे शरीर के कॉम्प्लेक्शन से है। अगर हमारी त्वचा ठीक होगी तो इसका मतलब है हमारे आहार से रसादी धातुओं का निर्माण ठीक से हो रहा है। ओज सभी धातुओं का सार है और ये शरीर में ओज की वृद्धि ये इंगित करती है कि हम लोग व्याधि से लड़ने के लिए सक्षम हैं। और आयु का तात्पर्य ये है कि एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ हम लोग को मिले जिसमें कि रोगों की कोई संभावना न हो। तो हमारे द्वारा लिया जाने वाला आहार इन 4 चीजों को हमारे शरीर में बढ़ाता है। जब हम कुपोषण की दूर करने की बात करते हैं तो हमको सुपोषण पर भी ध्यान देना होगा और वो सुपोषण है जब हम आहार के जो आयुर्वेद में नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन करें। तो सबसे पहला मैं सिद्धांत जो आपको डिस्कस करना चाहूंगा वो है आहार मात्रा पुनर्अग्नि बलापेक्षणी। आहार को हमेशा अपनी जठराग्नि के अनुसार ही लेना चाहिए। हमारे शरीर में 13 अग्नियां बताई गई हैं। एक होती है जठराग्नि जो मुख्य होती है, जो कि हमको जिसके द्वारा हमको भूख लगती है। दूसरी होती है भूताग्नि और तीसरी होती है धात्वाग्नि। ये जो धात्वाग्नि होती है ये हमारे शरीर की कोशिकाओं में होती है। वहाँ की जो चयापचयी क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं, वो उन कोशिकाओं में जो भी चीजें चलती हैं उन अग्नि को नियंत्रित करने का काम धात्वाग्नि का होता है। अगर हम अपनी जठराग्नि को ठीक रखें तो हमारी भूताग्नि भी ठीक रहेगी और हमारी धात्वाग्नि भी ठीक रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको अपने पूरे शरीर की छोटी छोटी कोशिकाओं को ठीक रखना है तो बस हमको खाना जो है अपनी अग्नि के अनुसार मात्रावती खाना है। कभी भी ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम मात्रा से अधिक खाएं या मात्रा से कम रह जाए। सिद्धांत दूसरा है जीर्णे अश्नियात। इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए
कि जब हमारा एक बार का किया हुआ आहार का पाचन पूर्ण रूप से हो जाए तब दूसरी बार आहार लेना चाहिए। इस संबंध में ये बताया गया है, याम मध्य न भोक्तव्यम याम युग्मे न लंघेत, अर्थात 3 घंटे के बीच में कुछ भी नहीं खाना चाहिए और 6 घंटे तक लगातार भूखा नहीं रहना चाहिए। हमको अपने आहार का समय ऐसा बनाना चाहिए कि जिसके बीच में प्रॉपर गैप हो, और अगर हमको बीच में भूख लगती है तो 3 घंटे का अंतर रखकर हम कोई लाइट डाइट या नाश्ता ले सकते हैं। ऐसा करने से हमारी अग्नि लगातार प्रदीप्त रहेगी, और ये जो है अगर अधिक भोजन कर लेंगे तो आम का निर्माण हो जाता है, और आयुर्वेद में इस आम को सभी रोगों का जनक बताया गया है। इसलिए हमको अगर व्याधियों से बचना है तो कभी भी अपने शरीर में आम का उत्पन्न नहीं होने देना है। अब ये कैसे पता लगेगा कि हमारा पहले वाला किया हुआ आहार पच गया है? तो इसके लिए हमारे अग्नि प्रदीप्त होती है, भूख लगती है, डकार आती है, वायु का अनुलोमन होता है और स्रोतस खुल जाते हैं। सिद्धांत नंबर 3 जिसमें ये कहा गया उष्णम अश्नीयात स्निग्धम अश्नीयात, यानी कि खाना हमेशा गर्म खाना चाहिए और स्निग्ध खाना चाहिए। अगर हम गर्म खाना खाते हैं, ताज़ा खाना खाते हैं, तो इससे वायु का अनुलोमन होता है, कफ का शोषण होता है और जठराग्नि प्रदीप्त होती है, समय पर खाने का पाचन हो जाता है। यानी कि जो दोष हमारे रोग उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार थे उनको हम खाली ताज़ा गर्म खाना खाकर कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो आहार है ये हमको स्निग्ध भी लेना चाहिए, जिससे कि हमारी अग्नि तीव्र होगी और बल का वर्धन होगा। इसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत बताया गया है तन मना भुंजीत, यानी कि मन लगाकर भोजन करना चाहिए। अब भोजन मन लगाकर कैसे होगा? तो भोजन मन लगाकर ऐसे होगा कि हमारी इंद्रियां, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, वो मन के द्वारा नियंत्रित होती हैं। अगर हम ज्ञानेंद्रियों को खाने में लगा दें तो हमारा मन खाने में पूरी तरह से लग जाएगा और ये तन्मना भुंजित होगा। यानी कि जब हम खाना खाएं तो हमको रसनेंद्रिय से उसका स्वाद चखना है, हमको घ्राणेंद्रिय से उसकी स्मेल को सुनना है, चक्षुएंद्रिय के द्वारा हमको खाना देखना है, और श्रवणेंद्रिय के द्वारा हमको खाने और कटलरी की जो आवाज़ है उसको सुनना है, और स्पर्श करके हम खाने को खाएं, हाथ से खाना, हाथ को धोकर। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखें कि कभी भी खाना खाते समय ना टीवी देखना है, ना पेपर पढ़ना है, और किसी भी तरह की बातचीत उस समय नहीं करनी है। सिद्धांत नंबर 5 जिसमें कि कहा गया नित्यम सर्वरसाभ्यासा सर्व रसम प्रवरम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, ये सारी चीजें बैलेंस डाइट के लिए जरूरी है। ऐसा सभी को नहीं मालूम हो पाता है, लेकिन आयुर्वेद ने बैलेंस डाइट का जो अपना कंसेप्ट दिया वो ये किया कि आहार में सभी रस होने चाहिए, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस होते हैं। जब भी हम कभी खाना खाएं तो हमारे आहार में 6 रस होने चाहिए, और ये अपने आप में एक बैलेंस डाइट को बताते हैं। जो आहार बनाने में हम लोग के यहाँ किचन में जो मसालों का प्रयोग होता है उन मसालों में ये तिक्त, कषाय, ये रस मिल जाते हैं, और एक डाइट हमारी पूरी बैलेंस डाइट हो जाती है। और ये कहा गया है सर्व रसाभ्यासे बल कराणाम श्रेष्ठा, सभी बल बढ़ाने वाले अगर सभी रसों का सेवन कराया जाए तो बल बढ़ाने वाला होता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सिद्धांत नंबर 6। ये कहा गया क्षीर घृताभ्यासो रसायना नाम श्रेष्ठतमा, अगर कोई व्यक्ति क्षीर और घृत, क्षीर मतलब दूध और घृत मतलब देशी घी, इनका अभ्यास करता है तो ये रसायन में श्रेष्ठ कहे जाते हैं। बचपन से ही सभी बच्चों को घृत और क्षीर दे करके उनको ऐसा बना दें कि आगे भी वो हमेशा इसको लेते रहें और वो उनका अभ्यास कर लें, तो बाल्यकाल से ही उनका पोषण, जो कुपोषण की समस्या है वो दूर हो सकती है। ये क्षीर और घृत, क्षीर में बताया गया कि सभी जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल सब चीज़ें मिल्क में होती हैं, और मिल्क को एक तरह से कंप्लीट फूड कहा गया है। तो ये जो क्षीर और घृत का अभ्यास है इसको करने से बल की वृद्धि होगी और व्यक्ति जो है क्लेश को सहने वाला होगा। जो छोटी मोटी कठिनाइयाँ उसके जीवन में आती हैं उन कठिनाइयों के प्रति वो लड़ सकता है और उसको दीर्घ जीवन की प्राप्ति होगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है सिद्धांत नंबर 7 जिसमें ये कहा गया मनुष्य को अपनी प्रकृति और ऋतुओं के अनुसार आहार ग्रहण करना चाहिए। और ये कहा गया विपरीत वस्तेषाम स्वस्थ वृत्ते विदरिता, यानी कि अगर व्यक्ति वात प्रकृति वाला है
तो उसको स्निग्ध आहार लेना है, उष्ण आहार लेना है और मधुर अम्ल लवण रसों वाला लेना है। पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को शीतल आहार लेना है और वो आहार मधुर तिक्त कषाय रस वाला होना चाहिए। इसी तरह से कफ प्रकृति वाले को बहुत स्निग्ध भोजन नहीं लेना है, थोड़ा सा रुक्षता वाला भोजन करना है। इसी तरह से विभिन्न ऋतुओं में समय भिन्न भिन्न प्रकार का हो जाता है। इस तरह से मौसम के अनुसार हमको आहार लेना है। जैसे जाड़े की जो ऋतु होती है हेमंत और शिशिर, इसमें हमको अच्छी तरह से भोजन करना है ताकि हमारी धातुओं का तर्पण अच्छी तरह से हो सके। उसी तरह से अगर बसंत ऋतु है तो उसमें आहार हमको कम लेना है और कटु तिक्त कषाय रस वाला लेना है। ग्रीष्म ऋतु में हमको शीतल आहार लेना है और ऐसा आहार लेना है जो शीघ्र ही शरीर को तृप्त करने वाला हो। वर्षा ऋतु में अग्नि बहुत कम हो जाती है, ऐसे में हमको लघु आहार लेना है और इस तरह का लेना है जो दोष को दूर करने वाला हो। अम्ल लवण और स्नेह से युक्त आहार लेना चाहिए ताकि हमारे शरीर की जो अग्नि है वो ठीक ठाक बनी रहे। शरद ऋतु में लघु आहार लेना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि वो शीत वीर्य वाला आहार हो ताकि हमारे शरीर की जो उष्णता है उसको वो शांत कर सके। सिद्धांत नंबर 7, चिंता, शोक, भय, क्रोध, दुख, शय्या, प्रजाग्रह, ये चीजें ऐसी होती हैं जिनमें हम चाहें कितनी बैलेंस डाइट ले लें लेकिन इनका हमारे शरीर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक चिंता करता है, शोक में डूबा रहता है, भय करता है, क्रोध करता है या उसकी जो स्लीपिंग हैबिट है वो ठीक नहीं है और असमय वो जागता है और असमय सोता है, तो उसके द्वारा अगर ठीक ठाक से खाना भोजन किया गया, जो भी आहार किया गया है, वो कभी भी ठीक नहीं हो पाता है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के मानसिक संवेगों को दूर करते हुए ही आहार लेना है। कुपोषण का कारण केवल पोषक तत्वों की कमी का ही होना नहीं है, कभी कभी अधिक आहार लेने से भी कुपोषण हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ एक राजक्षमा रोग बताया गया है। व्यक्ति जब अधिक भोजन करता है तो किसी कारण से वो अग्नि उसकी वैषम्य हो जाती है और सारा भोजन जो है बिना ठीक से पचे हुए निकल जाता है और उसको कुपोषण की समस्या हो जाती है। इन स्थितियों में एक आइडियल डाइट हैबिट को विकसित करके हमको उसका पालन करना है ताकि हमको इस कुपोषण की समस्या से पूरी तरह से मुक्ति मिले। धन्यवाद।